1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज हम आपको दिखाएंगे आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी के आदिवासियों की क्या है मुश्किलें। इसके अलावा बात करेंगे सफाई की कमी से कैसे बच्चों के विकास पर पड़ रहा है असर। इसके अलावा हफ्ते के मुद्दे में जीएम फसलों पर हमारी खास सीरीज। शुरुआत सुर्खियों के साथ। जंतर मंतर पर जुटे देश भर के किसान। मंदसौर से शुरू मुक्ति यात्रा पहुंची दिल्ली। कर्ज माफी और फसलों की वाजिब कीमत की मांग। आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी में आदिवासियों पर संकट। मलेरिया का बढ़ा प्रकोप, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से मुश्किल। उत्तराखंड में बीज बचाने की मुहिम। दूर दूर तक देसी बीजों की तलाश। 600 से ज्यादा किस्मों का बनाया भंडार। और सर्व शिक्षा अभियान की जमीनी हकीकत। स्कूल से महरूम सीतापुर का 25वां गांव। ग्रामीणों की शिकायत से प्रशासन बेपरवाह। मध्य प्रदेश के मंदसौर से 6 जुलाई को शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा दिल्ली पहुंच गई है। करीब 200 किसान संगठनों के बैनर तले देश भर के किसान जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। किसान फसलों के लाभकारी मूल्य और पूर्ण कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहेंगे, जब तक हमारा लक्ष्य आत्महत्या मुक्त भारत का निर्माण नहीं हो जाता। जंतर मंतर पर जुटे देश भर के किसानों ने आत्महत्या मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू किसान मुक्ति यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर हजारों किसानों ने अपनी संसद लगाई। इस मौके पर खुदकुशी करने वाले किसानों के बच्चों ने भी आत्महत्या के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की। बच्चों ने सरकार से किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील भी की। आप किसान पर ध्यान दीजिए। जब किसान बचेगा तभी देश बचेगा। जब किसान खेती करेगा तभी पूरा हिंदुस्तान कर सकेगा। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति की अगुवाई में देश भर के किसान संगठन कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या जैसे मुद्दे पर सरकार विचार करे और किसानों की समस्याओं पर संसद में चर्चा हो। हमें तो आत्महत्या मुक्त भारत चाहिए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और करके दिखाएंगे। हम नहीं चाहते कि संसद रुक जाए हमारी मांग से। हम चाहते हैं संसद चले हमारे काम पे। हम चाहते हैं संसद में चर्चा हो इसके सवाल पे। और वो जानना चाहता है कि क्या इस देश की संसद मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। इसलिए देश भर का किसान आया है। किसानों के समर्थन में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीयू के शरद यादव, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत समेत कई दलों के सांसद भी जंतर मंतर पहुंचे। जिंदा रहने के लिए कर्जा माफी का, ऋण माफी की बात करेंगे। दूसरी ओर एक ऐसी कानून ले आएंगे जिसके चलते हुए न्यूनतम दाम जो दिया जाएगा किसान को
वो उसके खर्चे से 1.5 गुना ज़्यादा होगा और ये कानून आपको लाना होगा पार्लियामेंट के अंदर। ये सरकार कहती है चुनाव के समय कि हम 1.5 गुना दाम देंगे लागत का, मेहनत का, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाती है कि नहीं हम ये नहीं दे सकते। किसान मुक्ति यात्रा की शुरुआत मंदसौर के बूढ़ा गांव से हुई थी। महाराष्ट्र, गुजरात समेत 6 राज्यों से होती हुई ये यात्रा दिल्ली पहुंची है। इसका समापन 2 अक्टूबर को चंपारण में होगा। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मोहम्मद फातेह टीपू। आंध्र प्रदेश की अरकू घाटी पर्यटन और कॉफी बागानों के लिए मशहूर है, लेकिन इस घाटी की असली पहचान है यहाँ के आदिवासी। अरकू घाटी में 90% से ज्यादा आबादी जनजातीय समुदाय की है, लेकिन आदिवासी इलाकों की बस्तियां इन दिनों मलेरिया की चपेट में हैं, जिससे आदिवासियों का वजूद खतरे में पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बोंडमगुड़ा कोदो आदिवासियों की एक छोटी सी बस्ती है। विशाखापट्टनम जिले की अरकू घाटी के इस गांव की कुल आबादी है 184। यहाँ के घरों में बामुश्किल खुद को जिंदा रखने भर का सामान नजर आता है। कुछ घरों में इंसानों के साथ ही जानवर रखने के बाड़े भी हैं। इस साल यहाँ फिर दिमागी मलेरिया का प्रकोप हुआ है। सिर्फ बोंडमगुड़ा में तकरीबन 20 लोग अब तक इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इस बार हालात और भी खराब हैं, क्योंकि गांव की आशा नर्स को मलेरिया जांच की किट नहीं मिली है, जबकि वो यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की एकमात्र कर्ता धर्ता है। ఇరోషనాలైతే మెట్రోంజలు ఊరోజల్టన్ టాబ్లెట్స్ ఇస్తామండి. చిన్న పిల్లలకైతే టానిక్లు ఇస్తారండి. ఊరోజల్టన్, పారాసిటమాల్, క్లోరికిన్ ఇలాంటివి ఇస్తారండి. అంటే 10 సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నాను కానీ ఇక్కడ మలేరియా అనేది లేదు ముందు. इस साल बस्ती में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव तक नहीं हुआ है। This is malaria season. In area hospital is no malaria kits. There is no single gynecologist. There is no there, and pediatrician is no there. No specialist is there. Only contract basis doctors is there. There is no sufficient medicines. बोंडमगुड़ा के कोदो आदिवासियों को सरकार ने पीवीटीजी यानी ऐसे आदिवासियों की श्रेणी में रखा है जिनके न सिर्फ विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि उनकी जनसंख्या पर भी लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत समझी जाती है। लेकिन इन आदिवासियों की सेहत का ध्यान रखने के लिए अस्पताल या प्राथमिक केंद्र की बात तो छोड़िए, बार बार अर्जी देने के बाद भी यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं खोला गया है। विशाखापट्टनम की अरकू घाटी से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए श्याम सुंदर। और इस स्टोरी को हम तक कवर करके लाए हमारे संवाददाता श्याम सुंदर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, आदिवासियों की ज़िंदगी को आपने बहुत करीब से देखा है। अगर मलेरिया की बात करें तो पिछले 5 साल में मलेरिया की दर यहाँ 3 से 5% तक बढ़ी है, आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें। और दूर दराज के इलाकों में मलेरिया की खबरें, उनसे होने वाली मौतों की खबरें ऐसे ही दब जाती हैं। किस तरह के हालात आपको नजर आए? देखिए, जहाँ तक हालात हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताने की कोशिश की कि एक ही गाँव में जहाँ सिर्फ 184 की आबादी है, कुल आबादी 184 है उस हैमलेट में, वहाँ पर 20 से ज़्यादा केस अभी तक रिपोर्ट हो चुके थे जब हम लोग वहाँ पर जून के महीने में गए। और अप्रैल से लेकर जुलाई का जो महीना है वो वहाँ सबसे ज़्यादा मलेरिया उस वक्त में फैलता है। अगर पिछले साल की बात करें तो अरकू घाटी में करीब 7,000 मलेरिया के पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, यानी कि वो केसेस के हम बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट हुए, जो ज़िला अस्पताल तक पहुँचे, जो गांव तक ही रह गए, वहीं पर ट्रीट हुए या ट्रीट नहीं हुए, वो केसेस अलग हैं। और यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताने की कोशिश की, ये जो जिस आबादी में की बात हम कर रहे हैं वो पीवीटीजी है, यानी कि सरकार भी ये मानती है कि ये अति संवेदनशील हमें इनके प्रति रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत प्रिमिटिव है। अभी भी उनका वो अभी भी खुद को ज़िंदा रखने के लिए ही कमा पाते हैं, उसी तरह की उनकी खेती किसानी है। और आप उन बस्तियों में भी देख सकते हैं, आपने देखा हुआ रिपोर्ट में भी कि उनके घरों में कोई संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो किसी तरह से जो खुद को ज़िंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अगर मलेरिया फैलता है, और सिर्फ मलेरिया नहीं, एंथ्रेक्स वहाँ पर नोटिस किया गया है, उसके अलावा कई तरह की और बीमारियां हैं, हैज़ा वहाँ पर आमतौर पर फैलता है। और इस तरह की बीमारियों, जब वो बार बार बीमार पड़ते हैं तो बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता लगातार
कम होती जाती है। बिल्कुल। तो बड़े बड़े दावे जो हम सुनते हैं उसके बावजूद इतनी उदासीनता की वजह क्या है श्याम? देखिए, उदासीनता की वजह यह है कि आपकी जो पूरी अप्रोच है, हमने कई बार देखा कि अब सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि आदिवासी इलाकों में भूख से मौत ना हो। तो भूख से मौत ना हो इसके लिए वहाँ पर फ्री राशन उपलब्ध कराया जाता है या सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि वहाँ पर कॉमर्शियल फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनकी जो ट्रेडिशनल फसलें हैं, जो जैसे रागी और इस तरह के कम से कम 12 तरह के मोटे अनाज वो पैदा करते थे जिससे उनको पौष्टिक आहार मिलता था। अब उनको सिर्फ राइस मिल रहा है और राइस राशन में मिलता है, उसको वो नमक के साथ खाते हैं। तो पौष्टिक भोजन ना मिलने से भी उनकी जो बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता है वो कम होती है। तो प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा। मलेरिया से अगर छुटकारा आपको पाना है तो वो दवाइयों की ज़रूरत है, छिड़काव की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ उनको पौष्टिक भोजन की भी ज़रूरत है। इसी रिपोर्ट में हमने बताया कि इस बस्ती में कई बार उन्होंने अर्जी दी, लेकिन उसके बावजूद आंगनबाड़ी सेंटर वहाँ पर नहीं खोला गया। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, उनको जो पौष्टिक भोजन मिल सकता है उसकी जो संभावना बनती है वो भी नहीं है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जो गैर सरकारी संगठन मसले उठाते हैं या जिन मसलों को लेकर PIL हो जाता है, तो उन मसलों पर जरूर सरकार रिएक्ट करती है, लेकिन जो कई सारे कदम एक साथ जो उठाने की जरूरत होती है कि आपको पौष्टिक आहार उनको मिले, पीने का स्वच्छ पानी उनको मिले और दवाइयां मिले, टाइम पर स्प्रे हो, ये सारी चीजें आपको एक साथ करनी होगी। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार आप आदिवासियों को ब्लेम करते हैं कि वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अपने आसपास गंदगी जमा होने देते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आज भी प्रिमिटिव ट्राइब जो है, जो एक वक्त में जंगल में रहते थे और अपने रहने के ठिकाने लगातार बदलते थे, उनको आपने लाके बसाया, उनको ये घर आपके दिए हुए हैं। और तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो तथाकथित मुख्य धारा का समाज है उसके साथ अभी भी उनका सीमित संपर्क है। तो उनको ब्लेम करके आप समस्या के समाधान नहीं ढूंढ सकते हैं। तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजें आपको साथ साथ करनी होंगी अगर आप चाहते हैं। सही तरह से प्लानिंग करके सब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ ध्यान न दिया जाए बल्कि और भी जो समस्याएं हैं उनकी उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर आदिवासियों को जब इलाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, कम से कम उस समय उनकी सुध ली जाए, वरना मलेरिया जैसी बीमारी कहीं आदिवासियों का वजूद ही ना निगल ले, इससे पहले ही हमें बिल्कुल चेत जाने की ज़रूरत सख्ती से है। आगे बढ़ते हैं। गुजरे 2 दशकों में भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी शिशु मृत्यु दर में कमी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और इसका एक बड़ा कारण स्वच्छता का अभाव है। देखिए हमारी रिपोर्ट। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं, मगर साफ सफाई की खराब हालत से उनका जीना दूभर है। आस पड़ोस की गंदगी का खराब असर लाखों बच्चों के विकास पर पड़ा है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर सबसे ज्यादा पाई गई। देखा गया कि बड़ी संख्या में बच्चे स्टंटिंग दर यानी उम्र के हिसाब से कम विकास का शिकार हैं। डायरिया जैसी बीमारियों के मामले भी वहां ज्यादा हैं। जब बच्चे ओपन में अगर शौच करते हैं तो इसकी वजह से बैक्टीरियल पास ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड फ्लाइज भी इसमें, मक्खियाँ भी इसमें योगदान देती हैं, और उसकी वजह से डायरियल बीमारियां बच्चों में बहुत पाई गई हैं। खुले में शौच का चलन दूषित माहौल का बड़ा कारण है। मसलन बिहार में सबसे कम 25% घरों में शौचालय पाए गए। तो 2015-16 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1058 थी। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 78, मध्य प्रदेश में 65, छत्तीसगढ़ में 64 और असम में 56 रहा। अविकसित बच्चों की तादाद में असम 36.4, यूपी 46.3, मध्य प्रदेश 37.6 और बिहार में 48.3% पाई गई। इन राज्यों में डायरिया का खासा प्रकोप रहता है। 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है डायरिया के केस में, या उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती हैं जस्ट बिकॉज कि वो लोग प्रॉपरली शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें हैं, शौचालय का अभाव प्लस होने के बाद वो जागरूकता नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल करें। भारत में 2005-6 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 में 74 थी। 2015-16 में ये 50 रह गई।
ये प्रगति राहत की बात है। गौरतलब है कि इसी दौरान शौचालय वाले घरों की तादाद 29.1% से बढ़कर 48.4% हो गई। साफ है कि प्रगति की जड़ें कहाँ हैं। साफ सफाई हो तो बच्चों की सेहत अपने आप बेहतर होती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, रूढ़िवादी सोच को मात देती मेहरुन्निसा की कहानी। और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं जीएम फसलों की। एक तरफ जहां देश भर में ज्यादा उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक अलग आंदोलन शुरू हुआ है जिसमें जोर जैविक खेती पर है। टिहरी जिले के एक किसान ने बीज बचाओ आंदोलन नाम की मुहिम शुरू की है जिसका मकसद परंपरागत बीजों की हिफाजत करना है। एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में करीब 1500 मीटर ऊंचे पहाड़ पर विजय जरधारी बीज इकट्ठा कर रहे हैं। जरधारी बीज बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। अब तक वे 600 से ज्यादा किस्म के रंग बिरंगे देसी बीज इकट्ठा कर चुके हैं। उनका मकसद बीज बैंक बनाना है ताकि जरूरत पड़ने पर किसान उसका फायदा उठा सकें। विजय कई साल से अपने इलाके से लेकर भारत नेपाल सीमा तक देसी बीजों की तलाश में घूमते रहे हैं। हम दूरस्थ के क्षेत्रों में गए और उन क्षेत्रों में देखा हमने कि बहुत तरह के बीज भरे हुए हैं। जगह जगह लोगों का पुराना ज्ञान है, विविधता है, तो वहाँ से एक एक मुट्ठी बीज इकट्ठे करने का काम किया। आज हम देखते हैं कि हमारे पास राजमा की 220 प्रजातियाँ हैं। विजय को इस मुहिम के आरंभ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे बड़ी तादाद में लोग उनके आंदोलन से जुड़ने लगे। वो अब तक चावल, राजमा, बीन्स और गेहूं जैसे अनाजों के बीज इकट्ठा कर चुके हैं। उनके आंदोलन का मकसद रासायनिक खेती और जीएम यानी जैविक रूप से परिवर्धित बीजों को चुनौती देना है। उनका कहना है कि देसी ढंग की खेती ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा उत्पादक होती है। किसानों का तो बहुत फायदा हुआ है। इसकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ी है, बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ी है और इसका जो फायदा होता है सीधा किसान को होता है। विजय जरधारी ने कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्टिंग और जैव फसल पैदावार को बढ़ावा दिया है और इन विषयों पर एक किताब भी लिखी है। कई शोधकर्ता उनकी ढूंढे बीजों पर अब अनुसंधान कर रहे हैं। ये शोध करने का विषय है और इस पे हमने जो पहली बार देखा तो उसको देखने में लगा कि इतनी सारी वैरायटियाँ हमने देखी। उसके बाद हमारी जनरेशन को इस पे शोध करने का विषय है। जरधारी बीजों पर बौद्धिक संपदा अधिकार की मुखालफत करते हैं। उनकी दलील है कि बीज किसानों का नैसर्गिक संसाधन है। विजय जरधारी जी कहते हैं, क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार। मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। उनका कहना है कि ये बीज भी कुदरत की अनमोल देन है और अगर ये नेचुरल फॉर्म में बर्बाद हो गई तो इसे किसी भी प्रयोगशाला में दोबारा नहीं बनाया जा सकता। उत्तराखंड के जरधार गांव से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ कृति मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपए खर्च करती है और इसका फायदा भी हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीतापुर के 25 गांव की कहानी अलग है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ ना तो स्कूल है और ना ही शिक्षक पढ़ाने आते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 91 किलोमीटर दूर 25 गांव। यहाँ तकरीबन 350 परिवार रहते हैं। उनमें स्कूल जाने लायक बच्चों की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन गांव वालों की शिकायत है कि इस गांव के बच्चों ने आज तक स्कूल नहीं देखा। सर नहीं गए। क्यों? सर नदी पार है, बहुत ज्यादा दूर है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 10-11 किलोमीटर। बाढ़ आई, घर कट गया, उसके बाद रेत में घर बनाया गया। फिर इस पार रेत पड़ता है, बीच में नदी पड़ती है, उसके पार फिर रेत पड़ता है, इस कारण नहीं जाते। अभिभावकों के मुताबिक गांव से 12 किलोमीटर दूर टपराहा बाबा नाम की एक जगह पर एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन बच्चों को वहां भेजना जोखिम भरा है।
स्कूल पहुंचने के लिए उन्हें घाघरा नदी को पार करना पड़ता है। चारों तरफ से नदी है, बीच में गांव बसा हुआ है और इनको बच्चों को आने जाने के विद्यालय जाने का कोई संसाधन है ही नहीं है, ना वो जा सकते हैं। स्कूल खुलवाने के लिए गांव वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई। अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन आज तक उसके जवाब का इंतजार है। जबकि शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट मंगवाई है। गांव स्तर से मतलब कि डोर टू डोर मतलब सबकी ड्यूटी लगाई गई है, एक एक अध्यापक की, कि ऐसे बच्चों का चिन्हीकरण करें जो 6 से 14 वर्ष तक के जो है कि कौन से बच्चे किन्हीं कारणों बस ड्रॉप आउट हो गए हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं। हमको विशेष कारण जानकारी नहीं है, अभी आप लोगों को जानकारी मिल रही है, तो इसके लिए जो विद्युत के विभाग है या शिक्षा विभाग है और जो विकास विभाग है, इन सबसे इसकी जानकारी इकट्ठा कराएंगे और जो भी कार्रवाई की जाती है तो कराएंगे उसको। सरकार हर साल सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपए खर्च करती है। मकसद है हर बच्चे को शिक्षित करना, लेकिन 25 जैसे कई गांवों के बच्चे अब भी इस योजना के फायदे से दूर हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, जिसमें आज बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की रियासतों के भारत का हिस्सा बनने की कहानी। आजादी के बाद भारत के एकीकरण के समय 3 रियासतों ने आनाकानी की। जम्मू कश्मीर के राजा, हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब भारत में शामिल होने को इच्छुक नहीं थे। जम्मू कश्मीर पर जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला किया, तब अक्टूबर 1947 में वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया। जूनागढ़ चारों तरफ से भारत से घिरा था। भारत सरकार ने उसकी नाकेबंदी की। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को जूनागढ़ के नवाब अपने परिवार समेत पाकिस्तान भाग गए। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में औपचारिक विलय हुआ। हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान विलय न करने पर अड़े थे। आखिरकार 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज ने हैदराबाद पर चढ़ाई की और 2 दिन में ही उसे परास्त कर दिया। तब हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने एक बार फिर ये साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं। समाज की रूढ़िवादी सोच को दरकिनार करके इस महिला ने एक ऐसा पेशा अपनाया जिसे अब तक सिर्फ पुरुषों के लायक ही माना जाता था। मेहरुनिशा ने पारंपरिक सोच पर प्रहार किया है। उन्होंने एक ऐसा काम चुना जिसके बारे में माना जाता है कि उसे सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। मेहरुनिशा दिल्ली में हौस खास के सोशल क्लब में महिला बाउंसर के तौर पर काम कर रही हैं। काफी बार भाई ने भी बोला है और काफी ऐसे ताऊ चाचा और भी वगैरह सब के बोल जाते हैं कि ये कौन सी जॉब है, इतनी रात को लड़की जॉब करने जा रही है, वो भी क्लब में। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अम्मी अब्बू को मेरे पे विश्वास है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और मुझे अपना सपना मेरा पूरा हो रहा है। तो मुझे किसी की बात पे कोई क्या बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेहरुनिशा सेना या पुलिस में जाना चाहती थी, लेकिन अब वे महिला बाउंसर बनकर खुश हैं। वे बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन और प्रीति जिंटा की सुरक्षा में भी काम कर चुकी हैं। So we decided to employ women to make sure that women too felt safe, and if they were having a problem, they could actually approach the woman bouncer first and not the male bouncer, and express that they are having a trouble, and maybe she could intervene. And we found a great match in Mehrunisa. She was fierce and determined, and the rest is history. मेहरुनिशा के इरादे के यहाँ सब कायल हैं। क्लब में अपने आसपास मेहरुनिशा को देख महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। You know, if I come here for a gig and I do see a female bouncer around me, I feel a lot safer, of course. मेहरुनिशा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के एक मुस्लिम परिवार से आती हैं। उनकी छोटी बहन तरुन्नुम भी बतौर बाउंसर काम करती है। आज भी देश में महिलाओं को जहां एक तरफ घर की 4 दीवारियों की कैद में रहना पड़ता है, वहीं मेहरुनिशा का ये साहस महिलाओं की ताकत और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।